ठीक, कैमरे क्या कहते हैं। तो इसमें जो 1 सितंबर 1956 से लगा के 1999 तक का जो पीरियड है, ये एलआईसी के लिए गोल्डन पीरियड इसलिए बोला गया क्योंकि यहां पर एलआईसी की मोनोपॉलिसी थी। मोनोपॉलिसी मीन्स की एकाधिकार, हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार। और एकाधिकार को भी बोल सकते हैं कि केवल इंश्योरेंस सेक्टर में अगर इंश्योरेंस की बात की जाती थी, बीमे की, तो सिर्फ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस पीरियड में 1993 में क्या हुआ कि का जो पीरियड था उसमें भारत सरकार ने ये देखा कि जो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर, यानी कि जो इंश्योरेंस का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाए। तो 1993 में एक जो कमेटी का गठन किया जिसे मल्होत्रा कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आएगा। मल्होत्रा कमेटी, इसका गठन किया और 1993 में। तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। मल्होत्रा कमेटी, तो ये मल्होत्रा कमेटी क्या थी? सेटअप इन 1993 टू एक्सप्लोर एंड रिकमेंड चेंज फॉर डेवलपमेंट एंड इट सबमिटेड द रिपोर्ट इन 1994। यानी कि 1993 में मल्होत्रा कमेटी का गठन किया गया और 1994 में मल्होत्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें क्या था कि इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट, वही बात है जो एक्सप्लोर, यानी कि इंश्योरेंस का किस तरीके से इंडिया के अंदर एक्सप्लोर हो जाए, डेवलपमेंट कैसे हो जाए। तो जो मल्होत्रा कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने सजेस्ट किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई आए। एफडीआई मीन्स फॉरेन, जो बाहर की विदेश की जो कंपनी है उनका इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर की विदेश की कंपनी को ऑफर किया जाए कि इंडिया के अंदर आकर के आप अपना पैसा यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप यहाँ किसी भी कंपनी के साथ टाई अप करके और नई कंपनी का सेटअप किया जाए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ओपन करने का सुझाव दिया। कहने का मतलब ये 1994 में जो रिपोर्ट पेश की, इसमें एफडीआई का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करना। तो उस टाइम एक कंडीशन रखी गई कि जो एफडीआई है, यानी कि कोई बाहर की जो कंपनी है, वो इंडिया के अगर अंदर आकर के इंश्योरेंस को पेनिट्रेट करे, यानी कि इंश्योरेंस को हर पर्सन तक पहुंचाने का काम करे, तो उसके लिए उसको यहां पर किसी भी लोकल कंपनी या लोकल कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ उसको अटैच होना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बाहर की कंपनी, एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि पीएनबी, मेटलाइफ या टाटा एआईए, देखो जो पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, सभी जानते हैं, और मेटलाइफ जो ये यूएसए की कंपनी है। इस प्रकार से टाटा इंडिया की कंपनी है, यानी कि इनका जॉइंट वेंचर बोलते हैं इसको, जॉइंट वेंचर। कहने का मतलब है कि 70% हिस्सा पीएनबी, इसलिए मेटलाइफ ने लगाया और 30% हिस्सा जो है वो पंजाब नेशनल बैंक ने लगाया, तो ये जॉइंट वेंचर है। अब जो जॉइंट वेंचर हो गया, तो इसी तरीके से आज की डेट में अप्रॉक्स लगभग 25 इंश्योरेंस कंपनी वर्किंग में है, जिसमें एलआईसी ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से भारत सरकार के नियंत्रण में, यानी कि भारत सरकार, यानी कि सरकारी कंपनी है, ये बोल सकते हैं। कुछ लोगों की धारणा ये भी है कि एलआईसी तो प्राइवेट है या बिक गई, ये भी कंडीशन होती है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1956 में एक एमओयू साइन हुआ था भारत सरकार और
LIC के बीच कि जितना भी साल का जो भी जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया भारत सरकार ने, यानी 5 करोड़ किया था, उसका 5% हर साल LIC ऑफ इंडिया भारत सरकार को देगी। आज वही पैसा अरबों खरबों काफी बड़ी अमाउंट में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि खुद SBI भी, जो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो खुद भी 100% सरकारी नहीं है। SBI जो लाइफ इंश्योरेंस है उसका भी टाइप है किसी ना किसी के साथ। अब यानी कि इसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको यानी कि बाहर का कंट्री को इसमें इन्वेस्टमेंट करो। PNB के साथ इसका टाइप हो गया और इन्होंने मिलकर के स्टार्टअप कर दिया। तो हर साल लाइसेंस मिलने स्टार्ट हो गया और आज की डेट में आपको पता लगा 25 इंश्योरेंस कंपनी वर्किंग में है इंडिया के अंदर। अब लेटेस्ट न्यूज जो है वो है कि भारत सरकार ने अभी इतना चेंजिंग आ रहा है इंश्योरेंस के अंदर, डेवलपमेंट इतना बहुत ज्यादा आ रहा है कि ये जो 70% का जो इन्वेस्टमेंट है ये 100% का करने का सुझाव दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। जब ये 100% का जो बाहर की कंपनी आकर के हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगी तो हमारा देश का डेवलपमेंट भी होएगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। और जो सरकार की सोच है कि हर बंदे तक इंश्योरेंस, हर पर्सन तक इंश्योरेंस करना, आप यकीन करेंगे इंडिया में इतनी ज्यादा संभावना है इंश्योरेंस की, लगभग 3.5 से 5% के आसपास ही इंश्योरेंस टोटल पॉपुलेशन का हो गया है आज के टाइम में, यानी कि इतनी अपार संभावना यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद जो सन 1999 में जब रिपोर्ट पेश की मल्होत्रा कमेटी ने सॉरी, तो उन्होंने सुझाव दिया कि जितनी भी ये इंश्योरेंस कंपनी है उनको रेगुलेट किया जाए, चाहे वो प्राइवेट है प्लस गवर्नमेंट, तो उनको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट से मीन ये है कि देखो आपके घर में फैन है और आप उसको रेगुलेट करते हो, इट मींस कि इसको कम चलाना ज्यादा चलाना, यानी कि इसकी कंट्रोल की पावर। तो रेगुलेट करने के लिए जो गठन हुआ वो IRDA का गठन किया गया सन, ये इंप्लीमेंट हुआ 1999 में और ये दोनों को कंट्रोल किया इसने IRDA के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा आपको। फिलहाल आप इस चीज को समझिए कि मल्होत्रा कमेटी ने सुझाव दिया कि प्राइवेट कंपनी इंडिया के अंदर मैंडेट करें और उनको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाए। अब क्वेश्चन ये आता है, देखो जो बैंक है, बैंक को कौन रेगुलेट करता है? RBI, ये सब जानते हैं लगभग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से जो म्यूचुअल फंड है उनको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। और जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है IRDA। ये क्वेश्चन आपका जब आएगा कि IRDA की फुल फॉर्म क्या है, या फिर IRDA का किसको कंट्रोल करता है? इंश्योरेंस को करता है। इसकी जो फुल फॉर्म है, इंश्योरेंस आपने पढ़ी होगी सभी ने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंश्योरेंस का जो कंट्रोल करता है वो IRDA करता है, म्यूचुअल फंड का, मार्केट का, जैसे मार्केट, स्टॉक मार्केट, सब इसका सेबी, और बैंक का करता है RBI। इंडिया पोस्ट ऑफिस भी इंश्योरेंस करता है, इंडियन जो जिसको बोलते हैं इंडियन पोस्टल इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस भी इंश्योरेंस करता है, पर पोस्ट ऑफिस जो है वो IRDA के कंट्रोल में नहीं है, IRDA के अधीन में नहीं आता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो पोस्ट ऑफिस है वो IRDA के कंट्रोल में नहीं है। तो जो IRDA है ये दोनों को कंट्रोल करता है, लाइफ इंश्योरेंस को और नॉन लाइफ को। अब आज की स्थिति क्या है इंश्योरेंस की, कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ए पब्लिक सेक्टर कंपनी और देयर आर 23rd लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर। द पोस्टल डिपार्टमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया also transits the life insurance business via postal life insurance.
बट इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम द रिव्यू ऑफ द रेगुलेटर। इसका मतलब ये है कि ये IRDA के अंडर में नहीं आती। अब बात आती है कि इकोनॉमिक वैल्यू, यानी कि इंश्योरेंस किस तरीके से काम करती है, हाउ इंश्योरेंस वर्क। जिसको बोलते हैं आर्थिक मूल्य, हिंदी में बोलेंगे इसको आर्थिक मूल्य। देयर मस्ट बी एन एसेट विच हैज इकोनॉमिक वैल्यू। कार, जैसे कार है सबके घर में, कार जो है इसकी जो है फिजिकल वैल्यू है। इसके साथ साथ जो गुडविल है इसकी नॉन फिजिकल वैल्यू है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको। और जैसे हमारी आईज है या पर्सनल बॉडी पार्ट है, ये है पर्सनल वैल्यू। तो देखो मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको, इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि हर किसी की एक अपनी वैल्यू, वैल्यू मतलब उसकी कीमत, वैल्यू का मतलब है कीमत उसकी। तो कार है, कार की फिजिकल वैल्यू है, यानी कि कार लिया आपने 6 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, तो वो हो गया फिजिकल वैल्यू है। अब ये गुडविल है, नॉन फिजिकल वैल्यू। वैल्यू यही है, वैल्यू गुडविल में कोई बताएगा गुडविल, कोई बताएगा गुडविल। आवाज आ रही है मेरी मेरी? हाँ जी बताइए रीना जी। जी आ रही है आवाज? हाँ, गुडविल क्या होता है जी? कोई नहीं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, पता है सर? गुडविल मतलब एक शाखा है जिसको हम मतलब कंपनी की वैल्यू है वो। हाँ, जैसे मान के चलिए हमारी अपनी ना, जैसे अपनी एक रेस्पेक्ट मान लो आप इस तरीके से, अपनी खुद की एक, तो ये हमारी नॉन फिजिकल वैल्यू होगी। और आइज ये हमारी होगी पर्सनल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये जो हर किसी की अपनी एक कीमत है, तो इंश्योरेंस इस पे इंपैक्ट कैसे डालता है, कहने का मतलब ये है जो इंश्योरेंस है वो इस पे, इन तीनों चीज पे इंपैक्ट, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ता है। फिजिकल वैल्यू होगी, किसी की नॉन फिजिकल वैल्यू होगी, और आइज पर्सनल वैल्यू होगी। एग्जांपल में जैसे नेक्स्ट चलेंगे आगे, तो इंश्योरेंस का इन तीनों वैल्यू में क्या रोल है। मेरा मेन पर्पज ये है कि मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं कि इंश्योरेंस का इन तीनों वैल्यू में क्या रोल है। तो सॉरी एक मिनट, स्लाइड मिस हो गई। जी ठीक है। हाउ वर्क इंश्योरेंस, तो जो मैंने तीनों वैल्यू बताई है, देयर मस्ट बी एन एसेट व्हिच हैज इकोनॉमिक वैल्यू, कार फिजिकल वैल्यू, गुडविल नॉन फिजिकल, आइज पर्सनल, दिस एसेट यानी कि ये हमारी संपत्ति है। कार भी हमारी संपत्ति है, गुडविल जो हमने इमेज बनाई है समाज में उसको गुडविल बोलते हैं। जो हमने इमेज क्रिएट की है समाज में, अगर कोई इस छवि को खराब करने की कोशिश करे वो भी गुडविल होगी। तो वो नॉन फिजिकल हो गए और आइज पर्सनल हो गए। अब बात आती है कि रिस्क कितने प्रकार के होते हैं, यानी खतरे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क कर रहा है इंश्योरेंस। तो प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क और सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। प्राइमरी इसको बोलते हैं तो प्राइमरी में क्या होगा, लॉस एक्चुअली सफर्ड, जैसे फैक्ट्री गेटिंग फायर। इसका मतलब यह है
कि लॉस एक्चुअली सफर्ड, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने कार ली और कार जो है दुर्घटनाग्रस्त होगी, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ तो उसको उसी स्थिति में आने के लिए कितना खर्च हुआ, मान के चलिए 2 लाख रुपया होगा। तो इसको हम प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क बोलेंगे। सेकेंडरी में क्या आता है, लॉस दैट माइट हैपन, जैसे फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस। सेकेंडरी में क्या है कि जो नुकसान है, यानी नुकसान हुआ है, प्राइमरी में नुकसान हुआ है आपका। सेकेंडरी में क्या है कि लॉस हो भी सकता है और नहीं भी। तो जैसे मान के चलिए फिजिकल हो गया या मेंटल स्ट्रेस हो गया, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आएगा 100% इसमें से, जहां तक मेरा आइडिया है कि प्राइमरी रिस्क ऑफ बर्डन क्या है और सेकेंडरी रिस्क ऑफ बर्डन क्या है। अब जो ये रिस्क है, जो खतरे हैं हमारे लाइफ में, तो इस रिस्क को मैनेजमेंट करने की टेक्निक क्या है। जो ये खतरे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फिजिकल या मेंटल कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन खतरों को कंट्रोल करने के लिए क्या टेक्निक्स है, रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। देखो सबसे पहले तो क्या है कि जैसे मान के चलिए हम जब हमें पता है कि कार का हमें खतरा है, तो कार को हम सावधानी पूर्वक चलाएंगे। ये भी एक अवॉइड रिस्क को अवॉइड करने की टेक्निक है। तो इसमें 2 आते हैं, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन टेक्निक। क्या हो सकता है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो है इंश्योरेंस कंपनी तो बाद में ही है, ये तो स्टार्टिंग में कि हम क्या कर सकते हैं उस रिस्क को कम करने के लिए हम सावधानी करेंगे इस चीज में। जैसे द वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड टू मैनेज रिस्क और रिस्क अवॉइडेंस। और सेकंड हो गया इसमें रिस्क रिटेंशन। तो रिस्क अवॉइडेंस का मतलब है कि कंट्रोलिंग रिस्क बाय अवॉइडिंग टू लॉस सिचुएशन, यानी कि हम जो है देख करके संभल करके किसी भी काम को करना। दूसरी रिस्क रिटेंशन, वन ट्राई टू मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क एंड डिवाइड टू बियर एंड रिस्क एंड इज इफेक्टेड बाय ओन सेल्फ। इसका मतलब यह है कि रिस्क रिटेंशन का मतलब है कि हम उस रिस्क से बचने के लिए कुछ अब डिवाइड कर सकते हैं अपना जो फंड है। जैसे मान के चलिए हमें पता है कि कल को कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए, कुछ पैसा हमने इकट्ठा कर लिया, बच्चों की शादी के लिए हमने पैसा इकट्ठा कर लिया, वो भी एक तरीका का रिस्क है। अगर उसके साथ में सेटलिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, पर क्या वो अमाउंट उसको कवर कर पाएगा, उसकी फैमिली को वो नहीं कर पाएगा। अब क्या है कि रिस्क अवॉइडेंस का मतलब ये है कि आप जो है अवॉइड करो, यानी कि सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करो, पर ऐसा हो नहीं सकता। कितनी भी आप सावधानी करो, कभी ना कभी कोई ना कोई चूक हो जाती है। रिस्क रिटेंशन में ये हो गया कि आप जो है अपने फंड को डिवाइड करके पैसे को इकट्ठा करो। अब रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल, रिडक्शन एंड कंट्रोल, दिस इज मोर प्रैक्टिकल एंड डायरेक्ट अप्रोच दैट रिस्क अवॉइडेंस। वही है कि ये मोर प्रैक्टिकल, मतलब कहने का मतलब ये इसका कि आप कंट्रोल ये नहीं कर सकते, रिस्क को हम कंट्रोल आज की कंडीशन में नहीं कर सकते। रिस्क है, सड़क पे जा रहे हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई वाहन व्हीकल कोई टक्कर मार गया, तो वो सारी चीजें इसी में रहती हैं। तो इस रिस्क को, जो रिस्क है हमारी लाइफ में, यानी कि हम चाहें कि हम सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य करें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। और हम ये चाहें कि हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे और बहुत सारा परिवार हमारा जाने के बाद भी उसको वो करता रहेगा, ये भी बहुत मुश्किल से पॉसिबल है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इस जो रिस्क है, कहने का मतलब मैं आपको इसलिए ये चीज समझा रहा हूँ कि इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ी। मेन बात है हमारी लाइफ में इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। इस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए ही इंश्योरेंस किया जाता है, मेन पर्पज। अब बात ये हो जाती है कि इंश्योरेंस क्या है। तो इंश्योरेंस क्या है, रिस्क ऑफ ट्रांसफर। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो जोखिम का हस्तांतरण। जोखिम यानी जो हमारे लाइफ में रिस्क है, यानी कि हमें जो डर है
कुछ ना कुछ दुर्घटना की घटना ना घटित जाए हमारे साथ, तो उस भय को, उस दुर्घटना को, उस रिस्क को हमने ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमसे क्या लेती है? पैसा, और उस पैसे को हम बोलते हैं प्रीमियम। तो इस रिस्क को जो ट्रांसफर करा, अब बात आती है कि इंश्योरेंस एज ए टूल ऑफ मैनेजिंग रिस्क। देखिए, एक सिंपल सी भाषा में आपको बताना चाहूँ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें प्रीमियम को, कंपनी को प्रीमियम देने की? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1000 रुपये महीना दूंगा और 4 लाख रुपए की मेरी आप गारंटी ले लो, तो आप भी कोई भी नहीं ले पाएगा। 1000 रुपये महीना मैं आपको दूंगा, और अगर मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होगी है, 1000 रुपये मैं पर मंथ आपको दूंगा, और अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी है तो 4 लाख रुपए की आप गारंटी ले लोगे कि मेरे परिवार वालों को आप ये अमाउंट दे दो। तो अब कंपनी इस चीज पे वर्किंग कैसे करती है, इसको सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बीमा उत्पाद जिसको बोलते हैं। मान के चलिए कोई आपने एलआईसी की बीमा कराया, कोई एलआईसी या किसी भी कंपनी का XYZ, तो उस बंदर इस पॉलिसी के अंदर 1000 बंदों ने इस पॉलिसी को लिया, ये इसके मेंबर होने थे, जैसे मान के चलिए, तो 1000 बंदों ने लिया और 100 रुपये पर बंदे से इस कंपनी ने लिया, पर हेड 100 रुपये। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर इस ए बंदे के साथ कोई दुर्घटना होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो पैसा है, कंपनी अपने घर से नहीं देती कोई भी कभी, जो इन बंदों ने जो पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसका जो कलेक्शन आया, उसका जो क्लेम आया टैक्स क्लेम, यानी कि 4 लाख 2 लाख जो भी है, तो वो जो पैसे की जो भरपाई है कंपनी, इस पैसे को क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो कलेक्शन करती है, पूल के रूप में बोलते हैं इसको, पूल इसको पूल बोलते हैं, यानी कि बंडल, यानी इस पैसे को इकट्ठा जोड़ना, उसको पूल बोलते हैं। तो इस पैसे को एलआईसी क्या करती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, वो दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है और उससे इंटरेस्ट लेती है। एक तो ये हो गया इसका, और जिसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हर प्रोडक्ट का एक बोनस डिक्लेयर करती है। बैंक में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंश्योरेंस सेक्टर में हम इसको बोलते हैं बोनस। अभी बोनस भी क्यों, इसका देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है प्रति 100, ऐसे ही इसका सिंबल है प्रति 100, और बोनस का जो सिंबल है वो है प्रति 1000। कहने का मतलब यह है कि अगर 100 रुपये का आपने बैंक में जमा किया, 100 रुपये बैंक में आपने जमा किए हैं, और तो इसमें 5% का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है कि जो बोनस है वो बीमे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे किसी ने 2 लाख का बीमा किया, तो इस 2 लाख में 200,000 हो गए, ठीक है ना, और बोनस का जो रेट है वो 50 रुपये पर 1000 है, यानी कि 50 रुपये 1000 रुपये में उसको 50 रुपये मिल रहे हैं, तो 200 से गुणा करेंगे तो उसका 1000 का साल का बोनस हो गया। अब बात आती है कि तो मेन जो चीज है कि इंश्योरेंस जो प्रोडक्ट है वो रिस्क ऑफ ट्रांसफर है, और उस पैसे का जो कलेक्शन है वो छोटे छोटे अमाउंट जो कलेक्शन करती है, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट एलआईसी या कोई भी कंपनी मार्केट में करती है, वहां से वो इंटरेस्ट गेन करती है, और उसी से वो उसको कस्टमर को हर साल उसकी पॉलिसी में बोनस ऐड करती है। तो ये मेन इंश्योरेंस की मेन वर्क है। डोंट रिस्क ए लॉट ऑफ लिटिल। अब बात आती है कि जैसे मैंने बताया आपको कि ये 2 लाख का 4 लाख का, तो इसलिए कई लाखों करोड़ों में पॉलिसी होती है, तो इसलिए कंपनी पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। डोंट रिस्क ए लॉट फॉर ए लिटिल। अब मान के चलिए कि जो रिस्क है, कोई कहे कि बंदा कि मेरा तो पर्स है और पर्स जो है वो गुम हो गया, पर्स गुम हो गया, खो गया, तो पर्स का इंश्योरेंस नहीं होता है, यानी कि लिटिल अमाउंट हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि डोंट रिस्क ए लॉट फॉर ए लिटिल। एग्जांपल, देयर इज नो नीड टू इंश्योर ए बॉल पेन। मान लीजिए किसी का बॉल पेन गिर गया, रिस्क तो उसका भी है, कॉस्ट इज नॉट है। सेकेंडरी बात यह है कि यानी कि जो क्यों इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बार-बार बात करें, डोंट रिस्क मोर देन व्हाट वी कैन अफोर्ड। एग्जांपल ऐसे, वी कैन नॉट अफोर्ड ए नॉट इंश्योर्ड टू हाउस एट इट्स कॉस्ट इज हाई, और डोंट इंश्योर विदाउट कंसीडर ए लाइकली आउटकम, यानी कैन एनीवन इंश्योर ए स्पेशल लाइफ। कहने का मतलब इसका ये है, सिंपल भाषा में बस ये मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जो पर्स है, यानी जो लो अमाउंट का है उसका भी इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, और जो बहुत हायर है, हायर का मतलब है कि जैसे सैटेलाइट है स्पेस में,
रिस्क तो उसका भी है, या अभी ये चंद्रयान 2 लॉन्च किया था भारत सरकार ने और वो उसमें कितना ही करोड़ों रुपया का खर्च आया, तो उसका क्या इंश्योरेंस पॉसिबल है? नहीं है। सेम इसी तरह जैसे पर्स है उसका भी इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। तो अब है इसका पॉसिबल मेन चीज है, इंश्योरेंस रेफर टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट माइट हैपन वेयर एज एश्योर रेफर टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट विल हैपन। यानी कि जो इंश्योरेंस है वो कोई भी जो घटना घटित हो सकती है लाइफ में उसको कवर करने का, प्रोटेक्शन करने के लिए इंश्योरेंस होता है। अब रोल ऑफ इंश्योरेंस इन आवर सोसाइटी। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो समाज में बीमे का क्या महत्व है। इसका मतलब है कि हमारे जो समाज में बीमे का क्या महत्व है, रोल ऑफ इंश्योरेंस इन आवर सोसाइटी। सबसे पहले तो बात क्या है कि इंश्योरेंस बेनिफिट सोसाइटी इकोनॉमिकली एंड सोशल। देखो जो इंश्योरेंस है वो हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरीके से सेवा करता है। ये मान के चलिए, इट इज आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो बात क्या है, ये रोजगार देता है। जैसे आपका ये बीमा सिटी स्कीम, ये भारत सरकार, ये मोदी जी ने जो लॉन्च की पानीपत में 9 दिसंबर में, तो सबसे पहले क्या है, तो रोजगार प्रदान करती है। 2 लाख बीमा सिटी का टारगेट है भारत सरकार का, और 50,000 जो हमारे हरियाणा से बीमा सिटी का सिलेक्शन करना है, और जिसमें हरियाणा में 2 डिवीजन है, करनाल डिवीजन और रोहतक डिवीजन। करनाल डिवीजन से 25,000 बीमा सिटी का रजिस्ट्रेशन करना है, और इसी तरीके से रोहतक डिवीजन से भी 25,000 बीमा सिटी का सिलेक्शन करना है। एक तो हमें क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। दी मनी राइट फ्रॉम प्रीमियम इज इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट एंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। जो वो मनी है, जो पैसा है, वो क्या करता है, हमारे जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके विकास के लिए, देश का जो विकास है, देश का विकास के लिए योगदान है। आपने कभी न्यूज में देखा होगा, जैसे कभी भारत सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एलआईसी से शॉर्ट टर्म लोन या पैसा, या कोई भी कंपनी 1, 2, 3% रुपए की, तो कई अरबों खरबों में पैसा होता है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, या रेलवे को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी थी अभी पीछे, या जितनी भी सड़क, जितने भी सेक्टर्स आप देखोगे इसमें एलआईसी का कोई भी एक सेक्टर ऐसा अछूता नहीं है जिसमें एलआईसी का पैसा लगा हुआ नहीं है। बैंक में भी अगर आप देखेंगे, एक्सिस बैंक देखेंगे, यूनियन बैंक देखेंगे, या जो भी आप कितने भी प्राइवेट बैंक भी आप देखेंगे, उसमें भी एलआईसी का पैसा इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, और रिमूव ऑफ फियर वॉरी एंड एसोसिएटेड विद फ्यूचर्स गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स। देखिए कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है हमारे देश में, भारत सरकार के द्वारा कुछ स्कीम्स है। ये क्वेश्चन आएगा, जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूं उसको नोट्स करते हैं ना, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स, यानी कि जिस स्कीम को भारत सरकार स्पॉन्सर करेगी। तो इसमें क्या है, ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ESIC क्या है, ये जैसे कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम, यानी कि जो कर्मचारी हैं जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, उनका इंश्योरेंस कवर करना, मेडिकल कवर करना, वो ESI के अंतर्गत करते हैं। या फिर जैसे कोई प्राइवेट फंड्स है, कोई रेपुटेड कंपनी है, उनका भी ESI बनता है। और क्या है कि इसमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, सभी ग्रामीण क्षेत्र से है, तो फसल बीमा योजना, और रूरल इंश्योरेंस स्कीम्स, ग्रामीण बीमा योजना। तो ये जो सब है ग्रामीण बीमा योजना, ये भारत सरकार के द्वारा संचालित है। तो क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से कौन सी स्कीम भारत सरकार के द्वारा संचालित है, या निम्न में से कौन सी स्कीम भारत सरकार के द्वारा संचालित नहीं है। सेकंड है इसमें रन बाय इंश्योर एंड नॉट स्पॉन्सर बाय गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि बात चल सकता है बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बोलते हैं कि जो बीमा करता है, यानी कि जो कंपनी, इंश्योरेंस को बोलते हैं जो बीमा करता है।
तो भाई इंश्योरेंस जो बीमा करता है। अब बात आती है इसमें जनता, पर्सनल, एक्सीडेंटल और जन आरोग्य। ये क्वेश्चन जो आता है, जन आरोग्य आ सकता है। नंबर 1 जनता, पर्सनल एक्सीडेंट, बीमा, और दूसरा इसमें है जन आरोग्य। जन आरोग्य स्कीम क्या है? तो ये जो दो बीम है, ये जो दो ये स्कीम्स है, ये भारत सरकार चल तो रही है सेंट्रल पूरी, बट ये इसको जो रनिंग कर रहा है वो प्राइवेट कंपनी से। इसके जो क्वेश्चन आ गया फर्स्ट चैप्टर आपका ये खत्म हो गया। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ना थोड़ा, क्योंकि वीडियोस इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हर चीज़ समझाना पॉसिबल नहीं होगा, तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ उसमें आपके। आंसर क्वेश्चन आप देख लेना, किसी क्वेश्चन का अगर नहीं पता है तो आप, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको दिया हुआ है, वो आप देख लें। क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यानी कि बीमे को कौन कवर करता है इंडस्ट्री को? तो आईआरडी करता है, आईआरडी। ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी बर्डन? आ गया क्वेश्चन देखो, सेकेंडरी बर्डन। फर्स्ट बर्डन में तो सेकेंडरी बर्डन क्या है? बिजनेस इंटरप्शन कॉस्ट, गॉड्स डैमेज, साइटिंग एसेट्स और हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट ऑफ हार्ट अटैक। एक क्वेश्चन ये आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ रिस्क ऑफ ट्रांसफर? रिस्क ऑफ ट्रांसफर, तो रिस्क ऑफ जो ट्रांसफर है वो इसमें होता है, इसका आंसर है इंश्योरेंस। तो ये जो इसके क्वेश्चन है, इसके मैं अभी ना स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा, इसके हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में डाल दूंगा। वो आप जितना मैंने पढ़ाया है सारा उसी में से है। एक क्वेश्चन ही आता है, वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लेना इसको। क्वेश्चन क्या है कि 400 घर है और इन 400 घर में पर कीमत क्या है इसकी? 20,000 है। इसकी जो कीमत है एक घर की वो है 20,000 रुपये। अब ये कह रहा कि हर साल जो है, हर साल 4 घर डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं एवरेज। तो यानी कि टोटल जो लॉस होता है हर साल, हानि होती है, वो होती है 80,000 रुपये की। अब ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच हाउस ओनर टू मेक गॉड